Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be doing well and good. So आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे जो साइबर थ्रेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो अब हम पढ़ेंगे हम किस तरीके से अपने आप को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट साइबर अटैक्स इज क्रूशियल इन टुडेज डिजिटल एज। आजकल की जो डिजिटल एज है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से आजकल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को और अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जो भी कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन है या कंप्यूटर सिस्टम को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू सेफगार्ड सिस्टम्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। तो इन साइबर थ्रेट से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट से बचने के लिए, प्रोटेक्ट होने के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिनकी जो हम कुछ जो हैं डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स आज पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड एंड टेक्निक्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम अगेंस्ट साइबर अटैक। नंबर 1 इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो अब साइबर अटैक से किस तरीके से बचा जा सकता है? सबसे पहली यही चीज़ है कि अपने जो पासवर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नॉर्मल पासवर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि अपना नेम लिख के, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम में भी आपने अपना नेम लिखा हुआ है और पासवर्ड में भी आपने अपना नेम रख के 1 2 3 आगे डाल दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो इजीली लोग ले सकते हैं। तो अपना पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो किसी के माइंड में भी ना जा सके, ऐसा पासवर्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जैसे आपको पासवर्ड शो हो रहा होगा किस तरीके से इसने लिखा हुआ है, जो कि बंदा पढ़ भी नहीं सकता। तो इस तरीके का आपका पासवर्ड होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिक्योरिटी इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हेल्प्स प्रोटेक्ट यूजर अकाउंट्स एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ताकि कोई भी अनऑथोराइजली आपके डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, आपके अकाउंट्स को, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। इसीलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके पासवर्ड इसलिए स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आगे आ जाता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए हमें किस तरीके से क्या क्या यूज़ करना चाहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले आ जाता है लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ कितनी होनी चाहिए? अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी लॉन्ग। ठीक है, ये लंबा होना चाहिए, छोटा नहीं। अब जैसे कि एटलीस्ट आप लोगों का वहाँ पे लिखा होता है, कोई भी अगर आपने जीमेल बनानी है, कोई भी आप अकाउंट बनाने हो, वहाँ पे लिखा होता है मिनिमम 8 करेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन आपके यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि एटलीस्ट 12 करेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। अब उसने मिनिमम 8 का है, लेकिन मैक्सिमम आप जितने चाहो ले सकते हो कुछ रेंज तक। तो जितना लंबा पासवर्ड होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पहली चीज़। लॉन्गर पासवर्ड आर हार्डर टू क्रैक। इनको क्रैक करना, इनको जानना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है, इसीलिए लॉन्गर पासवर्ड जो है रखने चाहिए। देन उनकी आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। इट शुड कंटेन अ मिक्स ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर। ठीक है, नंबर एंड स्पेशल करेक्टर। जैसे कि स्पेशल करेक्टर्स है ना, आपके एम्परसेंट साइन हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, @ साइन हो गया, हैशटैग। तो इस तरीके के जो साइंस हैं वो बीच में, आगे पीछे, दाएं बाएं करके ना इस तरीके से यूज़ किए जाएं कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। ऐसा पासवर्ड होना चाहिए कि आपको भी याद ना रहे और आप कहीं लिख लो ताकि बस आपको भी वहाँ से देखना पड़े। तो इस तरीके का एक लंबा पासवर्ड और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी ऐसा होना चाहिए जिसको कोई प्रिडिक्ट ही ना कर सके। ठीक है, अवॉइड, अब इसको अवॉइड करना है यूजिंग इजीली गेसेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इजीली गेस किया जाए, जैसे कि आपके नेम्स हो गए, बर्थडेज होगी, एंड कॉमन फ्रेजेस, जो बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेजेस यूज़ होते हैं वो नहीं यूज़ करने, अपने नेम नहीं यूज़ करने, और बर्थडेज जो होती हैं ये यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये इजीली गेस हो जाती हैं। वो चीज़ें जो इजीली गेस हो जाती हैं उनको यूज़ नहीं करना पासवर्ड में। देन आ जाता है यूनिकनेस। ठीक है, यानी आपका पासवर्ड यूनिक होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेयर हो और यूनिक नाम हो। यूज डिफरेंट पासवर्ड फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट्स। रीयूजिंग पासवर्ड्स इंक्रीजेस द रिस्क इफ वन अकाउंट इज कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, यानी अब अक्सर लोग क्या करते हैं, एक पासवर्ड रखा हुआ है, अब जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे उसके ऊपर वो ही पासवर्ड डाल देंगे। अक्सर लोग ये करते हैं, तो ये चीज नहीं करनी है। हर अकाउंट का, जो भी फॉर एग्जांपल आपकी 3 जीमेल्स हैं, हर जीमेल का डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, हर जीमेल का सेम पासवर्ड कभी भी नहीं रखना, चाहे आपका जितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। क्यों? क्योंकि अगर तीनों का सेम पासवर्ड होगा, एक का भी पासवर्ड पकड़ा गया तो तीनों की तीनों आईडीज जाएंगी, हाथों से जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए अपने रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज करने के लिए
अपने पासवर्ड्स को रीयूज नहीं करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे दी गई हैं कि किस तरीके के पासवर्ड यूज किए जा सकते हैं। मिक्स होने चाहिए अपर केस लेटर, बड़े कैपिटल लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर को मिक्स मर्ज करके और अनप्रेडिक्टेबल बना के और कॉम्प्लेक्स बना के यूज किया जाए। जैसे कि यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दे दी है ये वाली। अब देखें लिखा हुआ क्या है, पासवर्ड सिक्योर, ठीक है। तो इस तरीके से करके लिखा हुआ है और किस तरीके से लिखा हुआ है, पहले कैपिटल P, फिर @ साइन, फिर SSWO की जगह 0 डाला हुआ है। तो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कोई जान भी ना सके, इस तरीके के पासवर्ड्स बनाने चाहिए। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कि प्योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको अप टू डेट करें। अब अक्सर क्या होता है कि हमारे लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, उसमें अपडेट्स आई हुई होती है और हम लोग अपडेट नहीं करते। अब वो अपडेट ना करना भी जो है कंप्यूटर को जो है नुकसान दे सकता है और इसमें भी थ्रेड्स का इशू होता है। थ्रेड्स आ सकते हैं, साइबर थ्रेड्स हो सकते हैं। इसीलिए जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, हर चीज़ को अप टू डेट रखें। टाइम टू टाइम अपडेट आ रही है, फौरन अपडेट कर दें। ओके, ठीक है। कीपिंग द सॉफ्टवेयर अप टू डेट इज़ अ फंडामेंटल प्रैक्टिस इन साइबर सिक्योरिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है आपकी साइबर सिक्योरिटी को मेजर करने के लिए। तो इसीलिए आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट रहना ज़रूरी है। इट इन्वॉल्व रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि विंडोज़ है या एप्लीकेशन है या सिक्योरिटी टूल्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ है ना, उन सबको टू पैच नॉन वल्नरेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेड्स, ठीक है। जो भी सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी हर चीज़, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, टूल्स हैं, विंडोज़ है, हर चीज़ को अप टू डेट रखा जाए। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू सिक्योरिटी फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट टू बेटर डिफेंड अगेंस्ट इमर्जिंग थ्रेड्स। तो होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो क्योंकि उसके न्यू सिक्योरिटी फीचर्स आए हुए होते हैं, न्यू उन्होंने इम्प्रूवमेंट की भी होती है, इसीलिए अप टू डेट करते हैं तो उसमें अच्छे और ज़्यादा फीचर्स और सिक्योरिटी फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इसीलिए वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर रह सकता है। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर कैन बी इजीली टारगेट फॉर मालवेयर। तो मालवेयर वायरस के लिए आउटडेटेड जो होगा ना, जो अपडेट नहीं हुआ है, उससे क्या होगा, जो अपडेट नहीं हुआ है वो इजीली उसमें वायरस आ सकता है। अपडेट्स हेल्प सेफगार्ड योर सिस्टम अगेंस्ट मेलवेयर अटैक्स सच एज रैंसमवेयर एंड वायरसेस, ठीक है। रैंसमवेयर और वायरसेस जैसे जो अटैक होते हैं उनसे बचने के लिए अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आ जाता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो कि आपको जीमेल पे ज़्यादा मिलती होगी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र और सिस्टम ट्राइंग टू असेस अ रिसोर्स, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होती है कि आप 2 वेज में ना अपने डाटा को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इट इंश्योर्स दैट द एंटिटी इज हु इज क्लेम टू बी, ठीक है। एंटिटी जो है, जो उसको क्लेम करेगा ना, जो फैक्टर क्या होती है कि इसमें जो भी उसको क्लेम करेगा ना, पता चल जाएगा कि उसी का जो है, जो भी सिस्टम है, जो भी अकाउंट है, वो उसी बंदे का है। अब इसमें होता क्या है कि इज एन ऑथेंटिकेशन मेथड दैट रिक्वायर्स यूजर टू प्रोवाइड 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन। इसमें ना 2 फॉर्म की वेरिफिकेशन होती है, एक OTP फॉर्म की होती है और दूसरी होती है अब डिफरेंट फॉर्म की होती है। जैसे कि यहाँ पे इसने बताया टाइपिकली इट इन्वॉल्व समथिंग द यूजर नोस पासवर्ड, ठीक है। एक पासवर्ड की हो गई, ठीक है, पासवर्ड दिया, और दूसरा एक OTP भी आएगा, यानी पहले पासवर्ड दिया और फिर एक OTP भी आएगा ऑन द सेम टाइम फ्रॉम अ मोबाइल ऐप, ठीक है। मोबाइल ऐप से OTP आएगा। तो इस तरीके से जो है 2 फैक्टर आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, जो आपको पता भी होगी कि जीमेल्स पे अक्सर होती है कि आपने एक एक्स्ट्रा ईमेल दी भी होती है। तो जो एक्स्ट्रा ईमेल दी भी होती है, एक आपको वहाँ से OTP लेनी होती है और दूसरा आपको इसका पासवर्ड भी देना होता है। तो इस तरीके से 2 फैक्टर्स दिए जाते हैं जो कि इसकी ऑथेंटिकेशन को चेक रखते हैं और आपकी जो ऑथेंटिकेशन है उसको चेक किया जाता है कि आपके अपना है ये जो भी चीज़ है, जो भी अकाउंट है, वो आपका अपना है कि नहीं। तो इस तरीके से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स को वेरीफाई किया जाता है, एक OTP को और दूसरा आपकी ईमेल को। लॉगिंग इनटू द ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट विद अ पासवर्ड एंड यूनिक कोड OTP वन टाइम पासवर्ड सेंड टू द यूजर स्मार्टफोन। यूजर के स्मार्टफोन पे जो है पासवर्ड मतलब कि OTP भेजी जाती है एक वो, और दूसरा इसका अपना जो पासवर्ड होता है वो यूज किया जाता है। तो इस तरीके से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की एक उसने एग्जांपल दी है। बी वेरी ऑफ सस्पिशियस ईमेल्स, ठीक है। जो सस्पिशियस ईमेल्स होती है, स्पैम में ईमेल्स आ जाती हैं तो
कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, आपको पता होना चाहिए कि वो ईमेल सही है कि नहीं है. बी कॉशियस ऑफ अनसॉलिसिटेड emails, particularly those that ask for personal and financial information or contain suspicious links or attachment. अब क्या होता है, कुछ emails ऐसी आती हैं जिसमें आपको पर्सनल और जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही होती है और कंटेन सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट. उसमें बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लिंक्स होती हैं और ऐसी अटैचमेंट होती हैं जो आपको पता चल रहा होता है कि प्रॉपर ईमेल नहीं है. एक होती है प्रोफेशनल ईमेल, एक होती है पता चल रहा होता है कि ये ईमेल एवं ही नहीं है, किसी आम बंदे ने लिखी हुई है, किसी एवं नहीं लिखी हुई है, तो वो पता चल जाता होता है. तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये सस्पिशियस ईमेल है कि नॉर्मल ईमेल है. अब वो इनबॉक्स में आएगी, स्पैम में भी नहीं आएगी, लेकिन आपसे वो अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फजूल में मांग रही है और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग, जैसे आपको अक्सर कॉल्स आ जाती हैं कि हमें आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आपका जो है अकाउंट ब्लॉक ना हो, वरना हम आपका ब्लॉक कर देंगे, वो एवं ही आती हैं ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली जाए. आगे आ जाता है एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को एजुकेट रखो. स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट जो न्यू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो अपने आप को इस चीज़ में भी रखोगे, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, बाय रिड्यूसिंग साइबर सिक्योरिटी ब्लॉग्स एंड अटेंडिंग साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आप वहाँ जा सकते हो, आप ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हो. ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे, गूगल पे रिसर्च करो तो आपको पता चलता जाएगा और आपको न्यूज़ मिलती जाएगी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की. देन हमारे पास आ जाता है फायरवॉल. So firewalls क्या होते हैं? Are network security devices or software that monitor and control incoming and outgoing network traffic. जो भी incoming traffic होती है, outgoing traffic होती है, उन सबको असेस करते हैं कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, कौन कौन सी डिवाइस जा रही है. जैसे ब्लूटूथ हैं तो कितनी ब्लूटूथ कनेक्ट हो रही है, कौन कौन सी ब्लूटूथ नहीं हो रही, तो इस तरीके से वो चेक करता है. दे एस्टेब्लिश अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क. तो उसको खुद ही से पता चल जाता होता है. फायरवॉल्स एक एप्लीकेशन है, आप कह सकते हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. तो वो क्या करता है, उसको पता चल जाता होता है कि कौन कौन सा जो है इंटरनल नेटवर्क के लिए बेटर है और कौन सा नहीं है. तो वो खुद से ही उसको फिल्टर करता है और मलेशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करता रहता है. फॉर एग्जांपल ब्लॉकिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन और सस्पिशियस आईपी एड्रेसेस टू प्रोटेक्ट अ कॉर्पोरेट नेटवर्क. तो प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही से वो ब्लॉक कर देता है सस्पिशियस आईपी एड्रेसेस को. देन वो ये एंटीवायरसेस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए आपके लैपटॉप्स में, जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो, कोई भी वायरस है वो खुद ही से उसको ब्लॉक कर दे. ठीक है, आर डिजाइन टू डिटेक्ट. ये जो एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ये बनाए जाते हैं ताकि आपकी जो भी सॉफ्टवेयर है उसको उसमें कोई भी अगर सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, उसे क्वारंटाइन किया जा सके, रोका जा सके और उसको रिमूव किया जा सके. कोई भी वायरस है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है फ्रॉम द सिस्टम, तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है. These software provide real-time scanning of files and application, ensuring that non-malware is not allowed to execute the system. ठीक है, तो ये खुद से आपको बताता जाता है और खुद ही से स्कैन करता रहता है कि कौन कौन सी फाइल्स और एप्लीकेशन की जो है एक्सेस ली जा रही है. तो इस तरीके से वो डिटेक्ट करता है और खुद ही से वो ब्लॉक भी कर देता है और रिमूव कर देता है जो भी सॉफ्टवेयर जो मैलिशियस होते हैं, मतलब कि जो हार्मफुल होते हैं. ठीक है, आगे आ जाता है एनक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म डाटा प्लेन टेक्स्ट इनटू द कोडेड फॉर्मेट. ठीक है, एनक्रिप्टेड क्या होता है कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको कोड की फॉर्म में किया जाता है. दैट कैन ओनली बी डिस्फेयर्ड विद द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन की. ओके, यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर एक की होती है या आप कह सकते हो एक पासवर्ड होता है. जब आप वो देते हो तो अभी जब वो पासवर्ड देंगे तभी क्या होता है कि जो कोड है, कोडेड फॉर्म है, वो किसी बंदे को या आपको मिल सकती है और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ सकती है. तो ये जो इंक्रिप्शन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जैसे प्लेन टेक्स्ट है ना हेलो, ठीक है, तो हेलो का जो मेन कोड है आप देखें वो ये कोड है. तो ये जो कोड होता है ना ये सिक्योरिटी रखता है आपकी. तो ये है एक डिस्क्रिप्शन की. ठीक है, तो ये जो है ये आपके डाटा को प्रोटेक्ट कर सकता है और ये जो प्लेन टेक्स्ट है ना ये कोई पढ़ नहीं सकता है इस कोड की वजह से, क्योंकि ये कोड किसी को या तो समझ नहीं आएगा या तो मतलब अगर किसी को शो होगा तो ये कोड शो होगा, किसी भी अटैकर को ये प्लेन टेक्स्ट शो नहीं होगा. इट इंश्योर्स द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सेंसिटिव डाटा. एनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क मेकिंग इट अनरीडेबल टू अनऑथराइज्ड पीपल इवन इफ दे कैन एक्सेस. अगर उनको एक्सेस मिल भी जाती है ना तो वो इस चीज को पढ़ नहीं सकते. अगर उनको एक्सेस मिलेगी तो की मिलेगी, ये चीज मिलेगी, ये चीज नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये चीज वो बता रहा है.
आगे आ जाता है बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। बैकअप और डिजास्टर रिकवरी जो आपके पास होनी चाहिए। रेगुलर डाटा बैकअप्स एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान्स इंश्योर दैट इन केस ऑफ साइबर अटैक और डाटा ब्रीच क्रिटिकल डाटा कैन बी रिस्टोर्ड, मिनिमाइज डाउन टाइम एंड डाटा लॉस। बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रिकवर फ्रॉम साइबर इंसिडेंट्स एंड रैंसम अटैक्स विदाउट पेइंग रैंसम। ठीक है, तो मतलब बैकअप और डिजास्टर रिकवरी में क्या होता है कि ये ऐसे प्लान होते हैं कि इसमें अगर कोई साइबर अटैक आया भी है ना या आपकी डाटा को लेने की कोशिश की गई है तो ये खुद ही से उस चीज को मिनिमाइज कर देता है और आपका जो डाटा है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाता है, क्योंकि अब बैकअप आपने बनाया हुआ है। अगर डाटा किसी ने ले भी लिया, डिलीट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो स्टोर होता रहता है। बैकअप बना हुआ है ना, तो बैकअप में रिस्टोर हो जाएगा फ्रॉम साइबर इंसिडेंट। और इस चीज को आप खुद ही से, वो डिजास्टर रिकवरी भी है उसमें, तो वो खुद से सेव रहेगा और आपको कोई भी रैंसम, कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद ही से बैकअप बनाएगा और आपके पास जो भी डाटा वो चोरी हो रहा है या उसमें कोई भी डैमेज आ रहा है तो वो वापस से बैकअप उसका बना हुआ होगा और वो वापस आ जाएगा। आगे हमारा लास्ट इसमें है कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफी इज अ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिथम। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इनक्रिप्शन का पढ़ा था ना कि प्लेन टेक्स्ट को एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, ऐसे कोड में चेंज किया जाता है कि वो कोड कोई समझ नहीं पाता है। इसी तरीके से क्रिप्टोग्राफी में मैथमेटिकल एल्गोरिथम होता है जो किसी को समझ नहीं आता। इट इंश्योर्स डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाती है इंक्रिप्शन, encrypting a message with the key to protect it from unauthorized access during transmission। यानी एक मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि उसका कोड बना लिया जाता है। एक मैसेज का एक प्रॉपर, अब जैसे यहाँ हेलो था, उसका प्रॉपर यूं कोड बना लिया। तो इनक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी में मैथमेटिकल चीजें ज्यादा होती हैं और इनक्रिप्शन में जो है वो हर चीज ही है, उसमें मैथमेटिकल भी होगी, दूसरी भी होगी। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी से पढ़ाया है क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन इनके ना हेडिंग्स पता होनी चाहिए। हेडिंग्स पता होंगी तो आप थ्योरी खुद से भी लिख सकते हो। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, आप किस तरीके से अपने आप को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपको बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आई है तो अपना फीडबैक ला सकते हैं कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको सब कुछ समझ आ जाए और आपके लिए एग्जाम देना इजी हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो साथ साथ मिलती रहे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।